जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 12 इंटरनेट। ठीक है, आज के जितने भी हमारे टॉपिक रहेंगे वो सारे इंटरनेट से रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो इंटरनेट से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और किन टॉपिकों पर हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि कंप्यूटर से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक भी छूट न पाए। ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो इंटरनेट पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को, जो कि है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वह है इंटरनेट क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं जो इंटरनेट है क्या। ठीक है, तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्तकार है। ठीक है, यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने से बना विशाल व विश्वव्यापी जाल ग्लोबल नेटवर्क है, जो समान नियमों प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जोड़ने से बनता है। ठीक है, इंटरनेट को हम आधुनिक युग में संदेशवाहक की संज्ञा दे सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग हम किसी सूचना जिसमें डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि तथा चलचित्र शामिल है को पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं तथा इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में रखी गई विशाल सूचनाओं में से वांछित सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट का विकास हम लोग देखते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट कैसे कैसे हुआ, इंटरनेट का जो डेवलप हुआ है वो किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा प्रोजेसी लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार जो है 1962 में दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। जी हाँ, जिस तरह कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, उसी तरह इंटरनेट का जनक जो है वो जेसी लिकलाइडर को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने कब सोच रखा था इंटरनेट के बारे में, वह 1962 में रखा था। चलिए दूसरा हमारा जो है वह है इंटरनेट का प्रारंभ 1969 ईस्वी में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट को के विकास से किया गया। अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अर्पानेट का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान व विकास के कार्य में किया गया। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, सन 1989 में टिम बर्नर-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। ठीक है, ये सभी इंटरनेट के विकास के क्रम हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग WWW भी कहते हैं, का प्रस्तावक जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में दिया गया था। इसी कारण इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। जी हाँ, WWW के आविष्कारक जो है वह है हमारे टिम बर्नर्स-ली। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिचालन किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। ठीक है, मोज़ाइक जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। 1993 में सर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है CERN का, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, ने
वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। ठीक है, 1994 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ, ठीक है, की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल द्वारा भारत में इंटरनेट का सेवा का प्रारंभ किया गया। जी हाँ, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का जो है भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न से 1 नंबर आपका ना फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक माना जाता है, जिन्होंने ARPANET के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ARPANET से ही वर्तमान इंटरनेट व्यवस्था का जन्म माना जाता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। इन्होंने 1989 में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया था। ठीक है, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, चलिए इसको समझते हैं। जो हमारा इंटरनेट जो है वह किस तरह कार्य करता है। तो दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है तथा संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर्वर अपने से जुड़े उपयोगकर्ता को मांगी गई सूचना या डाटा उपलब्ध कराता है। यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है तो वह उस सर्वर की पहचान करता है जहां यह सूचना उपलब्ध है तथा उस सर्वर से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है। ठीक है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक है कि सभी नेटवर्क एक समान नियमों या प्रोटोकॉल का उपयोग करें। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों के परिपालन द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूचनाओं का बंडल यानी पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इस कारण एक ही संचार माध्यम का उपयोग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसमें दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े बिना भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता के सर्वर से जोड़ा जाता है। इसके लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इंटरनेट का मालिक कौन है, हु इज ऑनर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं जो इंटरनेट का मालिक कौन है। तो इंटरनेट सूचना तंत्र वस्तुतः किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण से परे है। चूंकि इंटरनेट अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के आपस में जुड़ने से बनता है, अतः इंटरनेट पर अनेक संस्थानों, निगमों, सरकारी उपक्रमों, शिक्षण संस्थाओं, व्यक्तिगत संस्थानों तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं यानी सर्विस प्रोवाइडर का थोड़ा थोड़ा स्वामित्व माना जा सकता है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख करने तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य कुछ स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ठीक है, जैसे ISOC, ये क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1992 में इंटरनेट से संबंधित मानकों यानी स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल तथा नीतियों यानी पॉलिसी का विकास करने और लोगों को इस संबंध में शिक्षित बनाने के लिए किया गया है। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यानी कि IAB के बारे में चलिए जानते हैं। तो IAB जो है यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी ISOC द्वारा निर्धारित नियमों के तहत
इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। ठीक है, ICANN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ठीक है, तो 1998 ईस्वी में स्थापित यह संगठन इंटरनेट पर IP एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने तथा उनके मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स के बारे में जानते हैं जो ये क्या होता है। तो कुछ गैर सरकारी संस्थाएं जैसे ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती है, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। विभिन्न डोमेन नेम रजिस्ट्रार यह निश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष यूनिक डोमेन नेम प्रदान किया जाए। डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण ICANN या कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन CCTLD द्वारा किया जाता है। ठीक है, IRTF क्या होता है, तो इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स को होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यह संस्थान भविष्य में इंटरनेट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अन्वेषण व खोज रिसर्च को बढ़ावा देता है। ठीक है, IETF क्या होता है, तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है। इसका काम होता है इंटरनेट मानकों का विकास करना व उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना इस संस्थान का उद्देश्य होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग W3C भी बोलते हैं। ठीक है, WWC भी बोलते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में काम करती है। इसका गठन 1994 में किया गया। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए इंटरनेट सेवा से जुड़ना हम लोग समझते हैं, जो किस तरह से हम लोग इंटरनेट सेवा से जुड़ते हैं, कनेक्टिंग टू इंटरनेट। तो किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए निम्नलिखित उपकरणों सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला जो है वह है PC की आवश्यकता होती है। दूसरा मॉडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है। तीसरा है संचार माध्यम जैसे टेलीफोन लाइन या विशेषीकृत लाइन या प्रकाशीय तंतु या वायरलेस तकनीक आदि। चौथा है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर और पांचवा है इंटरनेट सर्विस प्रदाता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट खाता, यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त किया जाता है। यूजर नेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए तथा पासवर्ड सुरक्षा और गोपनीयता के लिए आवश्यक है। इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को एक विशेष IP प्रदान किया जाता है जो उस कंप्यूटर की पहचान जो है बताता है। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग ISP भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए इसको समझते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थानों को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, जबकि उपयोगकर्ता का कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता को कुछ सेवा शुल्क भी प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेट सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता और विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के लिए कई संचार माध्यमों का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन कौन है, तो किसी भी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित आदान प्रदान को संभव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर एक समान नियमों व प्रतिमानों का अनुपालन करें। नियमों तथा प्रतिमानों के समूह यानी सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल हैं, उसे चलिए हम लोग समझते हैं। पहला जो प्रोटोकॉल है वह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग TCP या IP भी बोलते हैं। तो यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल है, पर चूंकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है अतः इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। ठीक है, TCP/IP इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। जब किसी सूचना या डाटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देता है। इन समूहों को पैकेट कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता यानी एड्रेस देता है तथा गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता तय करती है। जरूरी नहीं कि किसी एक सूचना के सभी पैकेट्स एक ही रास्ते से गंतव्य तक पहुंचे, बल्कि ये अलग अलग रास्तों से भी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। नेटवर्क से जुड़ा राउटर प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो है हमारा, यदि एक संचार माध्यम में खराबी आती है तो डाटा पैकेट्स उपलब्ध वैकल्पिक संचार माध्यमों द्वारा गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, गंतव्य स्थान पर पुनः इन पैकेट्स को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर को उपयोग के लिए जो है दिया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है SMTP। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। उपयोगकर्ता यानी क्लाइंट के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, HTTP के बारे में जानते हैं। HTTP क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर फाइल या डाटा भेजने का अनुरोध करता है। दूसरा कंप्यूटर उस अनुरोध को स्वीकार कर संबंधित सूचना जो है वापस भेज देता है। ठीक है, FTP के बारे में समझते हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त जो है एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि या चलचित्र यानी वीडियो हो सकता है। ठीक है, फाइल स्थानांतरण के लिए जो है दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर से लॉगिन द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके बाद फाइल को अपलोड डाउनलोड किया जा सकता है। फाइल स्थानांतरण के लिए उपयोगकर्ता के पास तुरंत कंप्यूटर तक जाने का अधिकार होना आवश्यक है। इंटरनेट पर कुछ अज्ञात FTP साइट ठीक है होती है जिन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष अकाउंट या पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डाटा व सूचनाओं का भंडार अधिकांशतः जो है एनोनिमस FTP साइट ही है। ठीक है, चलिए गोफर के बारे में समझते हैं। गोफर क्या होता है, तो यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। ठीक है, चलिए टेलनेट के बारे में समझते हैं। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। टेलनेट प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूर संचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। ठीक है, टेलनेट द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हों। इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथा
रिमोट कंप्यूटर में होने वाले प्रोसेसिंग तथा उसके परिणाम को लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में समझते हैं, जो वो क्या होता है, WWW जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसे W3 या वेब भी कहा जाता है। ठीक है, यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध हैं। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए, ठीक है, सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाया है तथा इंटरनेट को सूचना राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है संग्रहित प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। ठीक है, ये वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह स्थान यहाँ जहाँ ये वेब पेज संग्रहित रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है होम पेज कहलाता है। किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले होम पेज ही दिखाई पड़ता है। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है, जबकि इस सेवा का उपयोग करने वाला वेब क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में अंतर हम लोग समझते हैं, जो WWW क्या है और इंटरनेट क्या है, इन दोनों में अंतर समझते हैं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा वर्ल्ड वाइड वेब की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सामान्यतः वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, पर वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर आधारित एक सेवा मात्र है। वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट के कुछ मूलभूत अंतर इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला जो अंतर है वह है इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया में फैले छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े सूचनाओं का एक समूह है जिनका साझा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो अंतर है वह है इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी TCP तथा IP का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम लोग HTTP का प्रयोग करता है। ठीक है, इंटरनेट के प्रयोग का जो है इंटरनेट के तीसरा जो हमारा अंतर है वह है इंटरनेट के प्रयोग के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शुल्क देना पड़ता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध एक निःशुल्क सेवा है। ठीक है, सुविधा है। चौथा जो हमारा अंतर है वह है इंटरनेट हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय से कार्य करता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब केवल विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सुविधा है और इंटरनेट तक पहुंचने का जो है वह माध्यम है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषा को हम लोग समझते हैं, जो लैंग्वेज यूज्ड ऑन WWW। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा वह है HTML जिसको हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा है जिसमें हाइपरटेक्स्ट तथा हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। HTML में विभिन्न वेब पेज को हाइपरलिंक का प्रयोग कर आपस में जोड़कर रखा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट तक जा सकता है। HTML का उपयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है तथा सभी प्रकार से के ब्राउज़र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है,
हाइपर टेक्स्ट के बारे में समझते हैं। तो यह कंप्यूटर या किसी वेब पेज पर प्रदर्शित वह टेक्स्ट है जो उसी या किसी अन्य वेब पेज पर उपलब्ध टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्र, चलचित्र या किसी अन्य डिवाइस से जुड़ा यानी लिंक रहता है। हाइपर टेक्स्ट को स्क्रीन पर गहरे नीले रंग यानी ब्लू कलर में या रेखांकित अंडरलाइन कर दिखाया जाता है। इस टेक्स्ट पर कर्सर को ले जाने पर वह हाथ के चिन्ह के जैसा हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट को माउस या कीबोर्ड द्वारा एक्टिवेट करने पर उपयोगकर्ता तुरंत उससे जुड़ी सूचना तक पहुंच जाता है। ठीक है, हाइपर लिंक के बारे में समझते हैं। तो यह हाइपर टेक्स्ट द्वारा प्रदर्शित टेक्स्ट या आइकन को आपस में जोड़ने की व्यवस्था है। हाइपर लिंक द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित विभिन्न वेब पेज को अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। हाइपर लिंक को HTML सॉफ्टवेयर भाषा में तैयार किया जाता है। यह विभिन्न वेब पेज को आपस में जोड़ने का जो है काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में XML भी बोलते हैं। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त एक लैंग्वेज है। ठीक है, XML लैंग्वेज में डाटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित करने को प्रमुखता दी जाती है। HTML भाषा में जहां वेब पेज की डिजाइन पर ध्यान होता है, वहीं XML भाषा में डाटा स्टोर करने तथा डाटा स्थानांतरण पर जोर होता है। ठीक है, एक्सटेंसिबल HTML के बारे में समझते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। यह सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में जो है किया जाता है। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, PHP के बारे में जानते हैं। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के बारे में। तो प्रारंभ में इसे पर्सनल होम पेज नाम दिया गया था। PHP एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। इस भाषा का विकास जो है रैसमस लेडोर्फ, ठीक है, ने 1994 में किया था। ठीक है, PHP जो है एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है। इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। फेसबुक तथा याहू की वेबसाइट PHP भाषा में ही तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तत्वों के बारे में हम लोग जानते हैं। वेब पेज पर हाइपर लिंक किए गए शब्द को नीला यानी कि ब्लू रंग में दर्शाते हैं, क्योंकि नीला वह सबसे गहरा रंग है जो टेक्स्ट की पठनीयता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग IP एड्रेस भी बोलते हैं। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। यह अंकीय पता इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, विश्व में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष पहचान प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर या उपकरण द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम तथा नेटवर्क पर उसकी स्थिति यानी लोकेशन शामिल रहता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यदि किसी कंप्यूटर को अस्थायी IP एड्रेस प्रदान करता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। यदि किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4 का प्रयोग जो है IP एड्रेस के लिए अभी तक किया जा रहा है। इसमें एड्रेस के लिए 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जा रहा है। IPv4 में 0 से 255 तक के अंकों का 4 समूह यानी सेट होता है, जिसे 3 डॉट द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो हमारा है, ये देख रहे हैं, ये एक IP एड्रेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आईपी एड्रेस को अच्छे से समझते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ता के बढ़ती संख्या के कारण 32 बिट एड्रेस कम पड़ने लगा। इसी कारण इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 का विकास किया गया, जिसमें एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है। इस व्यवस्था में कुल 2 का पावर 128 आईपी एड्रेस प्रदान किए जा सकते हैं। IPv6 जो है में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, जिसे क्लोन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा है ये IPv6 का नंबर है, इसी तरह का वो रहता है। ठीक है, ये 8 समूह का रहता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह रहता है इसमें। ठीक है, सब में 4-4 डिजिट रहता है और डॉट लगा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि मॉडेम की सहायता से जब किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण को इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपयोगकर्ता को एक अस्थायी आईपी एड्रेस प्रदान करता है। प्रत्येक बार इंटरनेट से जुड़ने पर अलग अलग आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिसे डायनेमिक आईपी एड्रेस कहते हैं। यह इंटरनेट सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ISDN या DSL केवल मॉडेम या फाइबर ऑप्टिक में मॉडेम का प्रयोग नहीं होता, अतः इनका प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़ने पर एक अस्थायी आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है, जिसे स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में समझते हैं। जो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर द्वारा एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इस अंकीय पता को याद रखना एक कठिन कार्य है। दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों वाले अंकीय पता की ही पहचान कर सकता है। इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है, जो याद रखने और उपयोग करने में आसान होता है। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। ठीक है, जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पता आईपी एड्रेस में बदल देता है, ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। ठीक है, डोमेन नेम जो है केस सेंसिटिव केस नहीं होता, अर्थात उन्हें बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर या छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर किसी में भी टाइप करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए डोमेन नेम के बारे में समझते हैं। जो डोमेन नेम क्या होता है, तो नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष यानी कि यूनिक नाम दिया जाता है, जो उस वेबसाइट का पता यानी एड्रेस होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। DNS सर्वर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट की पहचान करता है। ठीक है, डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है, जबकि एक्सटेंशन नाम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, www डोमेन नेम का अंग होता है। ठीक है, पर यदि इसे ब्राउज़र के एड्रेस बार पर टाइप न किया गया हो तो वेब ब्राउज़र इसे स्वयं जोड़ लेता है। डोमेन नेम के उदाहरण हैं google.com, yahoo.com, co.in, hotmail.com। ठीक है, चलिए नेम एक्सटेंशन के बारे में समझते हैं। तो पहला जो है वह है डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतर जो है 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, डोमेन नेम का अंतिम भाग जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या देश कंट्री को इंगित करता है। इसे डोमेन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन TLD भी कहते हैं। संगठन को इंगित करने वाला डोमेन नेम जेनेरिक डोमेन कहलाता है, जबकि देश को इंगित करने वाला डोमेन नेम कंट्री डोमेन कहलाता है। ठीक है,
टॉप लेवल डोमेन के बारे में एक्सटेंशन कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। ईडीयू का फुल जो रहेगा तो उसका मतलब है एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए वो है। कॉम का मतलब है कॉमर्शियल यानी व्यवसायिक कार्यों के लिए। ओआरजी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान के लिए। जीओवी का मतलब है गवर्नमेंट यानी सरकारी कार्यों के लिए। एमआईएल का मतलब है मिलिट्री यानी सैन्य संगठन के लिए। नेट का मतलब है नेटवर्किंग यानी नेटवर्क के लिए। आईएनटी का मतलब है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय के लिए। सीओ का मतलब है कंपनी के लिए, ठीक है। और इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्रदाता के लिए, ठीक है। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन सीसीटीएलडी के उदाहरण है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन तो उसमें हमारा इन है, इन का मतलब होता है इंडिया, ठीक है। यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम और यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में, जिसको हम लोग यूआरएल भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज पर विशेषीकृत पता यानी स्पेसिफिक एड्रेस उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल जो है कहलाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बतलाता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसका यूआरएल टाइप किया जाता है। यूआरएल में डोमेन नेम शामिल होता है तथा इसमें अंक, शब्द या विराम चिन्ह यानी लेटर्स, नंबर और पंक्चुअल मार्क्स हो सकते हैं। किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग यूआरएल होता है जिसे टाइप कर सीधे उस वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। किसी भी यूआरएल में शामिल होता है, ठीक है। क्या क्या शामिल होता है तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम, क्लोन तथा दो स्लैश, ठीक है। सर्वर का पता, इसे होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम भी कहा जाता है। इसमें www वेबसाइट का डोमेन नेम तथा टॉप लेवल डोमेन शामिल होता है। चौथा है हमारा वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता यानी डायरेक्टरी पाथ और पांचवा होता है हमारा फाइल नेम, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा है यूआरएल का उदाहरण है हमारा, पहला हमारा डॉट है, ठीक है, HTTP या FTP जो भी है, उसके बाद क्लोन स्लैश है, उसके बाद जो है हमारा सर्वर का पता है, उसके बाद वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता है, उसके बाद फाइल का नाम है, ठीक है। ये पांचों काफी महत्वपूर्ण है। चलिए यूआरएल में खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता है तथा इसमें प्रयुक्त फॉरवर्ड स्लैश फाइल के डायरेक्टरी पाथ को दर्शाता है, ठीक है। चलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में समझते हैं, जो ये क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूआरआई भी बोलते हैं। तो यूआरआई जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है, ठीक है। यूआरआई में यूआरएल का कुछ या पूरा हिस्सा शामिल होता है। यूआरआई में सूचना या फाइल का नाम या स्थिति या दोनों होता है, जबकि यूआरएल सूचना की स्थिति यानी लोकेशन तथा उसे प्राप्त करने का मार्ग बतलाता है, ठीक है। चलिए कुछ रोचक तत्वों के बारे में जानते हैं। यूआरएल केस जो है सेंसिटिव होता है, अतः किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते समय बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउज़र के बारे में समझते हैं। जो वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP पर कार्य करता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग के दौरान यूआरएल हाइपरलिंक या ब्राउज़र पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक
पहुंचा जा सकता है। ठीक है, किसी वेब ब्राउज़र में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं तो वेब ब्राउज़र उस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल देता है तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट में हमें जोड़ देता है। ठीक है, सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास जो है टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। ठीक है, चलिए वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वर्तमान में भी काफ़ी प्रचलित ब्राउज़र है वह है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को, जो क्या होता है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यह विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, मोजिल्ला फायरफॉक्स, चलिए इसको समझते हैं। इसका विकास मोजिल्ला कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। इस वेब ब्राउज़र का प्रयोग विंडोज, लिनक्स, मैकिन्टोश आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। यह एक निःशुल्क वेब ब्राउज़र है, अर्थात इसका उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ओपेरा के बारे में समझते हैं। ठीक है, ओपेरा ब्राउज़र क्या है, तो यह ओपेरा सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है जो मोबाइल फ़ोन तथा पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में प्रयोग के लिए लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, एप्पल सफारी के बारे में समझते हैं, जो ये किस तरह का ब्राउज़र है। तो सफारी वेब ब्राउज़र का विकास एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा 2007 में किया गया। यह मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है तथा इसका प्रयोग आईफोन तथा आईपैड के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए गूगल क्रोम के बारे में समझते हैं। यह गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है जो अपने बेहतर सुरक्षा प्रावधानों यानी सिक्योरिटी फीचर तथा उच्च गति क्षमता यानी हाई स्पीड के लिए लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, चलिए ग्राफिकल वेब ब्राउज़र के बारे में समझते हैं। तो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर वेब पेज को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में उपयोगकर्ता तथा वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर संबंध यानी इंटरफेस चित्र, आइकन या नीले रंग के टेक्स्ट द्वारा स्थापित किया जाता है। मोज़ैक को पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहा जाता है। ठीक है, चलिए वेब ब्राउज़र कैसे कार्य करता है उसको हम लोग समझते हैं। हाउ वेब ब्राउज़र वर्क, तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध किसी वेब पेज को इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्राउज़र इंटरनेट पर किसी वेब पेज की खोज यानी सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए वेब ब्राउज़र द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र यानी डोमेन नेम सिस्टम द्वारा सर्वर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता करता है तथा सर्वर के साथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग कर जुड़ जाता है। तीसरा हमारा उपयोगकर्ता यानी क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर को उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, वेब सर्वर यानी टीसीपी आईपी की सहायता से वेब पेज को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर तक पहुंचाता है। यह वेब पेज ब्राउज़र द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दी जाती है। ठीक है, चलिए वेब ब्राउज़र के बारे में समझते हैं। वेब ब्राउज़र में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को भी टाइप करते हैं। यदि किसी प्रोटोकॉल का नाम टाइप नहीं किया जाता है तो HTTP डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में समझते हैं, जो इसमें क्या क्या फंक्शन रहता है, कहाँ टाइटल बार होता है, कहाँ इसका एड्रेस बार होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, पहला हमारा है टाइटल बार। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार स्थित होता है। इस पर वर्तमान वेब पेज का नाम तथा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन होता है। एड्रेस बार,
एड्रेस बार पर दो नेविगेशन बटन बैक तथा फॉरवर्ड होते हैं। बैक बटन से हम पिछली देखी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं और फॉरवर्ड बटन से हम उस वेब पेज पर जाते हैं जहां बैक बटन दबाने से पहले थे। इन बटनों के साथ एक डाउन एरो बटन भी होता है। इस बटन को दबाने पर एक पुल डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है जो उस टैब में पहले देखे गए सभी वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए यूआरएल बॉक्स के बारे में समझते हैं। तो एड्रेस बार पर स्थित यूआरएल बॉक्स में वांछित वेबसाइट या वेब पेज का डोमेन नेम या आईपी एड्रेस टाइप कर एड्रेस बार पर स्थित गो बटन पर या कीबोर्ड पर इंटर बटन दबाया जाता है। इससे वेब ब्राउज़र उस वेब पेज को प्रदर्शित करता है। वेब ब्राउज़र के यूआरएल बॉक्स में यूआरएल के आरंभ में http क्लोन और /www तथा अंत में .com टाइप करना आवश्यक नहीं होता। वेब ब्राउज़र इसे स्वतः ही यूआरएल के साथ जोड़ लेता है। ठीक है, रिसाइकिल एंड गो के बारे में समझते हैं। यूआरएल बॉक्स के बगल में रिसाइकिल एंड गो आइकन होता है। यह वेब पेज को रिफ्रेश या अपडेट करता है। इसका प्रयोग प्रदर्शित न हो सके वेब पेज को पुनः लोड करने या वेब पेज पर किसी नई सूचना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर F5 बटन को दबाकर जो है इस कार्य को संपादित किया जा सकता है। ठीक है, स्टॉप के बारे में समझते हैं। एड्रेस बार पर स्थित स्टॉप आइकन पर क्लिक करने से वेब ब्राउज़र वर्तमान वेब पेज को लोड करना बंद कर देता है। ठीक है, चलिए सर्च बॉक्स के बारे में समझते हैं। तो सर्च बॉक्स जो है यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का सर्च इंजन है। ठीक है, इस बॉक्स में वांछित सूचना के कुछ प्रमुख शब्द यानी कीवर्ड टाइप कर उससे संबंधित वेब पेज खोजा जा सकता है। ठीक है, फेवरेट के बारे में समझते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर प्रदर्शित इस आइकन का प्रयोग कई बार देखे जाने वाली वेबसाइट का यूआरएल सेव किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो डबल बार लिखा गया है। ठीक है, सिंगल बार होगा। देखे जाने वाली वेबसाइट का यूआरएल सेव किया जा सकता है। अगली बार इस वेबसाइट पर जाने के लिए यूआरएल टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ वेब ब्राउज़र में इस सुविधा को बुकमार्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। इस सुविधा का प्रयोग कर उस वेब ब्राउज़र द्वारा पहले देखे गए वेबसाइट की सूची प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को एक दिन, सप्ताह, माह या वर्ष में देखे गए वेबसाइटों की सूची याद रखने के लिए सेट किया जा सकता है। इस सूची में से किसी वेबसाइट को संबंधित लिंक पर क्लिक कर पुनः जो है देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ शॉर्टकट की है उनको हम लोग देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के शॉर्टकट की, जो आप लोग कीबोर्ड से ही काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में हेल्प चाहिए, हेल्प विंडो खोलना है तो F1 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, वेब पेज डाउनलोड रोकने के लिए यानी स्टॉप करने के लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे। ठीक है, वेब पेज पर अगले विकल्प पर जाने के लिए हम लोग टैब बटन का यूज करते हैं। वेब पेज पर पिछले विकल्प पर जाने के लिए हम लोग शिफ्ट टैब का उपयोग करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए हम लोग होम बटन का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंतिम पृष्ठ पर जाने के लिए हम लोग इंड बटन का प्रयोग करते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए हम लोग Alt+ होम टैब का यूज करते हैं। ठीक है, पिछली देखी हुई वेबसाइट पर जाने के लिए यानी बैक जाने के लिए हम लोग को Alt+ लेफ्ट एरो का यूज करते हैं। ठीक है, अगली देखी हुई वेबसाइट या पेज पर जाने के लिए यानी फॉरवर्ड जाने के लिए Alt+ राइट एरो का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, नया वेबसाइट या पेज खोलने के लिए हम लोग जो है Ctrl+O का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान विंडो बंद करने या क्लोज करने के लिए हम लोग Ctrl+W का उपयोग करते हैं। हिस्ट्री लिंक प्रदर्शित करने के लिए हम लोग Ctrl+H का उपयोग करते हैं। ठीक है,
फेवरेट लिंक प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल आई का उपयोग करते हैं। फेवरेट यूआरएल सेव करने के लिए कंट्रोल डी का उपयोग करते हैं। ठीक है। सर्च बॉक्स पर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। एड्रेस बार पर टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ऑल्ट डी का प्रयोग करते हैं। और ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ शॉर्टकट की, जिन्हें आप लोग अच्छे से याद करके जाएंगे ताकि इस तरह के प्रश्न छूटेंगे नहीं आपसे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है ये इंटरनेट का। चलिए इंडेक्स के बारे में समझते हैं। जो वेब इंडेक्स क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध वेबसाइट की सूची या डायरेक्टरी वेब इंडेक्स कहलाता है। वेब इंडेक्स में वेबसाइट की सूची अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के क्रम यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर या किसी अन्य अनुक्रम में हो सकते हैं। याहू वेब इंडेक्स का एक उदाहरण है। ठीक है। चलिए सर्च इंजन के बारे में समझते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का अथाह भंडार है। ठीक है। जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित है जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस अथाह भंडार में से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन ही हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची यानी इंडेक्स बनाकर रखता है। यह वेब पेज के टाइटल, उसके मुख्य शब्द यानी कीवर्ड या वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या शब्द समूह के आधार पर वेब पेज की खोज करता है। ठीक है। मुख्य शब्द के साथ टर्म ऑपरेटर का प्रयोग कर सर्च को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है। इसे सर्च को रिफाइन करना कहा जाता है। ठीक है। वेब ब्राउज़र में जब हम कोई टेक्स्ट या फ्रेज डालते हैं तो सर्च इंजन इससे संबंधित वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। जैसे कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन हैं गूगल, याहू, आस्क.com, अल्टा विस्टा, ऑरकुट, ये सभी कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन हैं। ठीक है। चलिए सर्च इंजन द्वारा खोजना समझते हैं इसको हम लोग। सर्चिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट सर्च इंजन। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बॉक्स में सर्च इंजन का पता यानी यूआरएल टाइप करें। ठीक है। जैसे www.google.com। ठीक है। सर्च इंजन के मेन पेज के सर्च बॉक्स में वांछित सूचना से संबंधित कीवर्ड या फ्रेज टाइप करें। ठीक है। टर्म ऑपरेटर का प्रयोग कर सूचना को खोजना और अधिक आसान बनाया जा सकता है। ठीक है। सर्च इंजन कीवर्ड के आधार पर संबंधित वेबसाइट की सूची प्रदर्शित करता है। सूची में दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक कर उस वेबसाइट या वेब पेज को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए टर्म ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। जो टर्म ऑपरेटर क्या होता है, तो टर्म ऑपरेटर सर्च इंजन पर वांछित वेब पेज को खोजना प्रभावी और आसान बनाता है। कुछ प्रचलित टर्म ऑपरेटर है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। जैसे हमारा एंड। ठीक है। दो कीवर्ड के बीच एंड या प्लस लगाने पर सर्च इंजन उन सभी वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें दोनों कीवर्ड होते हैं। एंड सर्च इंजन का डिफॉल्ट ऑपरेटर है। तात्पर्य यह कि कीवर्ड के बीच एंड नहीं लगाने पर भी सर्च इंजन उन्हीं वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें दोनों कीवर्ड हो। ठीक है। और के बारे में समझते हैं या स्लैश के बारे में। और या स्लैश से जुड़े शब्दों को खोजने पर सर्च इंजन उन सभी वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें दोनों कीवर्ड्स में से कोई एक भी शब्द हो। ठीक है। नोट या डैश के बारे में समझते हैं। तो दो कीवर्ड के नोट या डैश से जुड़े होने पर सर्च इंजन उन वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें पहला शब्द तो हो पर नोट से जुड़ा दूसरा शब्द न हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रोचक तत्व के बारे में। जो रोचक तत्व हमारा क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। गूगल शब्द की उत्पत्ति गूगल से हुई है, जिसका अर्थ है 10 का घात 100 या संख्या 1 के बाद 100 शून्य। ठीक है। वर्ल्ड कार्ड के बारे में समझते हैं। जो वाइल्ड कार्ड क्या होता है,
तो वाइल्ड कार्ड वह विशेष चिन्ह यानी स्पेशल सिंबल है जिसका प्रयोग किसी सूचना या वेब पेज को खोजने के दौरान कीवर्ड के साथ किया जाता है। वाइल्ड कार्ड किसी एक कैरेक्टर या एक से अधिक कैरेक्टर के समूह को जो है इंगित करता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह तथा एस्टेरिस्क या स्टार वाइल्ड कार्ड के उदाहरण हैं। प्रश्न चिन्ह एक बार में एक कैरेक्टर को निरूपित करता है, जबकि एस्टेरिस्क एक बार में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को निरूपित करता है। किसी कीवर्ड के साथ वाइल्ड कार्ड का प्रयोग करने पर सर्च इंजन उससे संबंधित सभी विकल्पों वाले वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैश कैरेक्टर का प्रयोग कीवर्ड के साथ वाइल्ड कार्ड के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए सर्फिंग के बारे में समझते हैं। जो सर्फिंग क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर अपने पसंद की सूचना की खोज में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना सर्फिंग कहलाता है। वेब पेज पर उपलब्ध हाइपरलिंक की व्यवस्था इस कार्य को आसान बनाती है। वस्तुतः बिना किसी सही दिशा और उद्देश्य के एक वेब से दूसरे वेब पेज तक जाना ही सर्फिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए हिट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। जो हिट्स क्या होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए जो वेब सर्च इंजन पर उस वेब पेज का टाइटल या कुछ मुख्य शब्द यानी कीवर्ड टाइप किया जाता है, सर्च इंजन इसके परिणाम की एक सूची प्रदर्शित करता है जिसे हिट्स कहा जाता है। ठीक है, पुश मैसेज के बारे में समझते हैं। जो पुश मैसेज क्या होता है, तो सामान्यतः इंटरनेट के जरिए कोई वेब पेज या फाइल अपने कंप्यूटर पर प्राप्त करने के लिए सर्वर को उसका अनुरोध यानी रिक्वेस्ट भेजा जाता है। इसके बाद वेब पेज या फाइल को सर्वर से कंप्यूटर तक पुल या खींचा जाता है। इसे डाउनलोड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ पुश मैसेज को सर्वर द्वारा कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर बिना किसी अनुरोध के पुश या धकेला जाता है। इस तकनीक का उपयोग सर्वर द्वारा उपभोक्ता को सूचना अपडेट या एसएमएस भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए पिंग के बारे में समझते हैं। पिंग क्या होता है, तो पिंग इंटरनेट पर कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों की जांच यानी टेस्ट है, जो यह बताता है कि वह कंप्यूटर या उपकरण सही काम कर रहा है या नहीं। इंटरनेट पर किसी सर्वर के प्रतिक्रिया देने में लगा समय रिस्पांस टाइम की जांच भी पिंग कहलाता है। पिंग द्वारा किसी विशेष आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर या उपकरण के उपलब्धता की जांच की जाती है। इसके लिए उस आईपी एड्रेस पर कोई सूचना पैकेट भेजा जाता है तथा प्राप्त जवाब की जांच की जाती है। ठीक है, मेटा सर्च इंजन के बारे में समझते हैं। जो वो क्या होता है, तो यह एक सर्च टूल है जो इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजकर वेब पेज की सूची दर्शाने के लिए अन्य सर्च इंजन से प्राप्त परिणामों का उपयोग करता है। मेटा सर्च इंजन यूजर से इनपुट लेकर उसे अन्य सर्च इंजन को भेजता है और उनसे प्राप्त परिणामों को प्रोसेस कर सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए कुछ इंटरनेट शब्दावलियां के बारे में जानते हैं हम लोग, टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा है इसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर यानी क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग करता है क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए सर्वर कंप्यूटर से को अनुरोध भेजता है। ठीक है, चलिए सर्वर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, तो उच्च भंडारण क्षमता तथा तीव्र गति वाला कंप्यूटर जिस पर एक या अधिक वेबसाइट की सूचनाएं वेब पेज संग्रहित रहते हैं सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। सर्वर कंप्यूटर अपने नेटवर्क से जुड़े क्लाइंट कंप्यूटरों को अनुरोध पर सूचना वेब पेज उपलब्ध कराता है। यह एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को डाटा उपलब्ध करा सकता है। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है। ठीक है, इस तरह सूचना प्राप्त करने को क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। सर्वर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वेब सर्वर, लैन सर्वर, ईमेल सर्वर आदि। किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रकार के सर्वर प्रोग्राम चल सकते हैं। ठीक है,
चलिए वेब पेज के बारे में समझते हैं। तो वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर बनाया जाता है। वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक पेज वेब पेज ही होता है। वेब पेज में टेक्स्ट, चित्र, रेखाचित्र, ऑडियो, वीडियो या हाइपरलिंक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टैटिक या डायनामिक वेब पेज के बारे में समझते हैं। स्टैटिक वेब पेज के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसे रिफ्रेश या अपडेट नहीं कर दिया जाए। दूसरी तरफ डायनामिक वेब पेज के फलस्वरूप और तथ्यों यानी कंटेंट में लगातार परिवर्तन होता रहता है। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट या डाटाबेस के आधार पर कंप्यूटर स्वतः वेब पेज में परिवर्तन कर लेता है। डायनामिक वेब पेज जावा स्क्रिप्ट, डायनामिक HTML लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए वेबसाइट के बारे में समझते हैं। एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज का संकलन वेबसाइट कहलाता है। किसी वेबसाइट में एक या अधिक वेब पेज हो सकते हैं। वेबसाइट के विभिन्न पेज आपस में हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए होम पेज के बारे में समझते हैं। होम पेज क्या होता है? तो किसी वेबसाइट का पहला या मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। ठीक है, किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले उसका होम पेज ही कंप्यूटर पर प्रदर्शित होता है। होम पेज पर वेबसाइट पर उपलब्ध विषयों की सूची यानी इंडेक्स हो सकती है। किसी वेबसाइट के विभिन्न पेज को देखते समय होम बटन क्लिक करने पर उसका होम पेज स्वतः सामने आ जाता है। ठीक है, होस्ट के बारे में समझते हैं। तो इंटरनेट सेवा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानते हैं। तो यह जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है जिसमें एक या अधिक गेटवे कंप्यूटर रहता है तथा जो इससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करता है। ठीक है, एनोनिमस सर्वर के बारे में समझते हैं। वो क्या होता है? तो वह सर्वर जिससे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान यानी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती, एनोनिमस सर्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए थंबनेल के बारे में समझते हैं। थंबनेल क्या होता है? तो किसी चित्र या मैप को प्रदर्शित करने वाला नाखून यानी नेल के आकार का छोटा रूप थंबनेल कहलाता है। इसे क्लिक करके चित्र का बड़ा आकार देखा जा सकता है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहलाता है। ठीक है, नोड के बारे में समझते हैं। जो नोड क्या होता है? तो किसी भी नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर, सर्वर या कोई अन्य उपकरण नोड कहलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का अंतिम बिंदु या टर्मिनल होता है। ठीक है, चलिए फ्रेम के बारे में समझते हैं। फ्रेम क्या होता है? तो वेब ब्राउजर विंडो के भीतर स्थित आयताकार स्थान जो कई वेब पेज को एक साथ प्रदर्शित करता है, फ्रेम कहलाता है। ठीक है, चलिए वर्चुअल रियलिटी के बारे में समझते हैं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज को वास्तविकता के नजदीक लाने तथा जीवंत बनाने के लिए उनमें त्रिआयामी प्रभाव यानी 3 डायमेंशन इफेक्ट डाला जाता है जिसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। ठीक है, VRML यानी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज जो है भाषा का प्रयोग कर वेब पेज में वर्चुअल रियलिटी का आभास डाला जाता है। VRML को HTML का 3 डायमेंशनल रूप भी कहा जाता है। ठीक है, पॉपअप के बारे में समझते हैं। जो पॉपअप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करते समय या वेब पेज पढ़ते समय स्वयं खुलने वाला छोटा विंडो पॉपअप कहलाता है। यह सामान्यतः अवांछित विंडो होता है जिसका प्रयोग ऑनलाइन व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए किया जाता है। ठीक है, लॉग इन के बारे में समझते हैं। तो इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर से जुड़ने की प्रक्रिया ताकि उस कंप्यूटर या सर्वर की सुविधाओं तथा सूचनाओं का उपयोग किया जा सके, लॉगिन कहलाता है। ठीक है, लॉग ऑफ के बारे में समझते हैं। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या सर्वर से जुड़कर अपना कार्य समाप्त कर उस प्रोग्राम से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है लॉग ऑफ कहलाती है। ठीक है, चलिए डाउनलोड के बारे में समझते हैं। डाउनलोड क्या होता है?
तो किसी नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से डाटा या सूचना को लोकल कंप्यूटर पर प्राप्त करना डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड किए गए फाइल या डाटा सूचना को स्थानीय कंप्यूटर पर संग्रहित तथा प्रोसेस किया जा सकता है। डाउनलोड के लिए गेट आदेश दिया जाता है। ठीक है, चलिए अपलोड के बारे में समझते हैं। अपलोड क्या होता है? तो किसी नेटवर्क में डाटा या सूचना को स्थानीय कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर आदि को भेजने की प्रक्रिया अपलोड कहलाती है। अपलोड किए गए डाटा को दूसरे कंप्यूटर पर अस्थायी तौर पर संग्रहित व प्रोसेस किया जा सकता है। अपलोड के लिए पुट आदेश दिया जाता है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन क्या होता है? तो जब कोई कंप्यूटर या उपकरण चालू हालात में रहते हुए उपयोग के लिए तैयार यानी रेडी टू यूज रहता है या किसी दूसरे उपकरण से जुड़ा रहता है तो उसे ऑनलाइन कहा जाता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बाद इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर या उपकरण को ऑनलाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऑफलाइन समझते हैं। ऑफलाइन क्या होता है? तो जब कोई कंप्यूटर या उपकरण पावर सप्लाई बंद कर देने के कारण चालू हालात में न हो या किसी अन्य उपकरण से जुड़ा न हो तो उसे ऑफलाइन कहते हैं। वर्तमान में जब कोई कंप्यूटर या उपकरण इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ा हुआ न हो तो उसे ऑफलाइन कहा जाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझते हैं। जो वो क्या होता है? तो किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि, वेब ब्राउजर, ईमेल, ऑनलाइन बैकअप आदि शामिल होते हैं। ठीक है, रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। जो वो क्या होता है? तो दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित कर तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है। इसे जीवंत संवाद यानी लाइव कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वायर ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आदि द्वारा स्थापित संवाद है। ठीक है, MPEG के बारे में समझते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के बारे में। यह वीडियो डाटा या फाइल को डिजिटल रूप में संपीड़ित यानी कंप्रेस कर नेटवर्क पर भेजने या संग्रहित करने की तकनीक है। इसका प्रयोग कर चलचित्रों तथा सिनेमा आदि को नेटवर्क पर भेजा तथा देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए JPEG के बारे में समझते हैं। JPEG क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो यह चित्र तथा रेखा चित्र यानी पिक्चर और ग्राफिक्स आदि को डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर नेटवर्क पर भेजने, संग्रहित करने तथा देखने की एक लोकप्रिय तकनीक है। ठीक है, PDF के बारे में समझते हैं। PDF क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, यह द्विविमीय डॉक्यूमेंट यानी 2 डायमेंशनल डॉक्यूमेंट है। जैसे टेक्स्ट, चित्र, रेखा चित्र आदि को संग्रहित करने, स्टोर तथा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने के लिए गठित एक प्रचलित मानक है। इसे एडोब सिस्टम द्वारा 1993 में जारी किया गया था। ठीक है, भारत में इंटरनेट को समझते हैं। जो क्या इस तरह भारत में इंटरनेट का क्या इतिहास है? तो भारत में इंटरनेट का आरंभ 80 के दशक में हुआ जब अर्नेट ERNET, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, के माध्यम से भारत के 5 प्रमुख संस्थानों को जोड़ा गया। बाद में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा हेतु नेटवर्क से जोड़ा गया। वर्तमान में NIC सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट सेवा का आरंभ जो है 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम लोग समझते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम लोग IoT भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न भौतिक वस्तुएं यानी फिजिकल डिवाइस में एम्बेडेड यानी जुड़ा हुआ कंप्यूटर स्थापित कर उन्हें आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जा सकता है ताकि वे मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमन
इंटरफ्रेंस के बगैर एक दूसरे को डाटा स्थानांतरित कर संवाद स्थापित कर सके। इंटरनेट द्वारा आपस में जुड़े दुनिया भर के लाखों भौतिक उपकरणों से बना नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े एक उपकरण से प्राप्त डाटा का उपयोग दूसरे संबंधित उपकरण को नियंत्रित व संचालित करने तथा इंटरनेट पर रियल टाइम निर्देश देने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग भविष्य में भौतिक उपकरणों को स्वचालित बनाने यानी ऑटोमेशन करने और स्मार्ट होम तथा स्मार्ट सिटी विकसित करने, फैक्ट्री या अस्पताल आदि में मशीनों को इंटरनेट से नियंत्रित करने आदि में किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारा इंटरनेट पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देख ले, ताकि वहाँ आप लोग को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था हमारा इंटरनेट, जिससे कि कुछ न कुछ प्रश्न आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते ही हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। क्योंकि कोई अगर जॉब भी करते हैं, सरकारी करे प्राइवेट करे, तो वहाँ भी आप लोग को इंटरनेट का बहुत सारा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को इंटरनेट चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए, ताकि आप लोग को ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ दिक्कत न हो। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।